चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी की जो हमारी किताब है इसको आप अच्छी तरीके से रीड करेंगे। पूरी तरीके से एनसीईआरटी को ही मैंने अच्छे लेवल पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। यह भी कोशिश रही है कि फिर पिछले 15 सालों में इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उन्हीं सारी चीजों को कवर करते हुए इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या रहा है, इसके किस तरीके से हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं, कौन कौन सी थियरीज हैं जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं। उन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर की तरीके से अपने आप को फील किया करिए। एनसीईआरटी के आधार पर जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं उन पर प्रॉपर तरीके से फोकस करिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि आप पिछले 15 सालों की एनालिसिस अच्छे तरीके से रखें। मैं हूं डॉक्टर राजीव। मैंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और मैं आपको यहां पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। आप जब कभी भी स्टडी करें तो अपने जो बेहतर तरीके की स्ट्रेटजी हो सकती है उसे अप्लाई करें। और बेहतर स्ट्रेटजी क्या है? पिछले 15 सालों की एनालिसिस। और वो सारी चीजें मैं अपने लेक्चर में शामिल करता हूं। मैंने पिछले 8 सालों में अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। करीब 10 लाख से ज़्यादा नीट यूजी के और 4 लाख से ज़्यादा एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। अगर बात करें तो मैंने अब तक 8 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पर आधारित रही। आप जिस चैनल के थ्रू हमसे जुड़ रहे हैं वो है परफेक्शनिट। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी आपको फर्दर क्लासेस का नोटिफिकेशन होता है वो इस चैनल पर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो परफेक्शन नीट चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। अन अकेडमी लगभग भारत में फ्री एजुकेशन दे रहा है, लेकिन जो बच्चे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं वो अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर बेहतर तरीके से क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को पाते हुए अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। प्लस सब्सक्रिप्शन जो बच्चे लेते हैं उन्हें अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव क्लासेस चलती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। कारण ये है कि आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर्स के साथ उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। इससे भी बेहतर एक ऑप्शन आपके पास होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जिसमें आप न सिर्फ लाइव क्लासेस देखते हैं बल्कि एक प्रॉपर मेंटरशिप भी आपको मिलता है। जो आप वीकली टेस्ट देते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ वीकली टेस्ट बल्कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो बच्चे लेते हैं उनके टेस्ट की एनालिसिस भी कराई जाती है। इसी तरीके से आपको मिलता है स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर की क्या खास बात होती है? इसमें आप देखेंगे स्टडी प्लान आपके लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमारे वहाँ लेते हैं। आप किसी भी अन अकेडमी के कोर्स को लेते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है RRG10। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, अन अकेडमी के परिवार का हिस्सा बनेंगे और आप इसमें एक डिस्काउंट भी पाते हैं। कितना? 10% का। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी 30 नवंबर के बाद अपने प्राइजेस को बढ़ाने वाला है। तो आप देखें जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रॉपर एक प्लान करके 30 नवंबर तक इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राइजेस रिवाइज होंगी और प्राइजेस बढ़ जाएंगी। तो आप सीधे तौर पर जल्दी से जुड़ें और यहाँ पर आप देखेंगे RRG10 के कोड का इस्तेमाल करके आप अन अकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे। इस कोड का आप जरूर इस्तेमाल करें। अन अकेडमी इस समय करंटली कई सारे बैच ज्वाइन स्टार्ट कर रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 24 नवंबर से हमारा नीट 2022 के लिए एस टीम बैच, द एस टीम बैच स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे रैपिड रिवीजन क्लास 11 के लिए 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बड़ी समस्या रही है कि किस तरीके से हर दिन हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे हर दिन 30 मिनट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अन अकेडमी करा रहा है, जो 8 नवंबर
से स्टार्ट हुआ है। इसमें एनरोलमेंट टोटली फ्री है। आप अनअकैडमी में घुसें, अनअकैडमी के एप्लीकेशन का हिस्सा बने। उसके भीतर जब आप एंटर करते हैं, कहीं भी मेरे कोड की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड है RRG10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में, जहाँ कहीं भी आपको इनरोल्ड होने के लिए कोड की आवश्यकता हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनअकैडमी में एक बहुत ही प्रीमियम फीचर इस समय लेकर के आए हुए हैं। क्या है फीचर? आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं जिसका हम आंसर देंगे हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश में। तो हिंदी और इंग्लिश में हाई क्वालिटी वीडियोस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं। आप देखेंगे इंस्टेंट एक्यूरेट सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। आप किसी भी समय पर डाउट्स पूछ सकते हैं और उसी तरीके के एग्जैक्ट मैचेस क्वेश्चंस के आपको मिलेंगे। तो आप कभी भी डाउट्स पूछें। डाउट्स के लिए हमारी टीम बैठी हुई है जो आपकी मदद करेगी और आपको हाई डेफिनेशन सॉल्यूशंस आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप कभी भी डाउट्स पूछ रहे हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां पर डाउट्स के जो सेक्शन होते हैं उसमें जाएंगे। आप पहले जो भी आपको डाउट्स पूछना है उसका क्लिक ले लेंगे, गैलरी से उस फोटो को उठाएंगे, अटैच करेंगे। कोशिश करनी उसमें प्रॉपर क्लियर आपके क्वेश्चन हो ताकि उसका सोल्यूशन बताते समय हमारे पास ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझाने का तरीका हो। तो आप देखेंगे कभी भी डाउट्स पूछें और डाउट्स पूछते समय कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए, सारे ऑप्शंस के साथ होना चाहिए। हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अनअकैडमी में समय समय पर वेब होता रहता है। हर संडे को जो वेब होते रहते हैं उसके अपडेट्स आप लेते रहें, उसमें शामिल हों। आपको ऐसा करने से स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स मिल जाती हैं। तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका पाते हैं। कभी भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना हो तो आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो हमारी टीम है वो भी आपकी मदद के लिए, अगर आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ करके बात कर सकते हैं। तो एवोल्यूशन पर चलते हैं। कल कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था एवोल्यूशन पर हम लोगों ने बात किया है क्या? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसमें आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ एक्चुअल में हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे अर्थ पर डेवलपमेंट होता गया, जीवन का विकास भी उसी तरीके से होता रहा। तो अर्थ पर किस तरीके से फ्लोरा और फाना आगे एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ग्रो करते चले गए, उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी होती है। तो कल ही मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैप आपके दिमाग में बनाने का प्रयास किया था, जिसके तहत मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी पढ़ें इस यूनिट को तो एवोल्यूशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले सेक्शन में पहला जीवन कैसे आया इस बात को सीखें, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई उस चीज को आप जानें। उसके बाद एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए एविडेंसेस क्या है हमारे पास हैं उसके लेवल पर आप स्टडी करेंगे। और तीसरे लेवल पर देखेंगे थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। कौन कौन सी थियरीज हैं जो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं। तो आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के स्पेशल क्रिएशन एक थियरी रही है, एक मान्यता रहा है कि जीवन कुछ स्पेशल क्रिएशंस के द्वारा संभव हुआ, ये ऊपर वाले की मर्जी से संभव हुआ, कुछ ऐसे विचार हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कुछ लोगों का मानना था कि अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस की बात भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सारी चीजें मैं लेकर के चलूंगा। मैं आपको कुछ चीजें समझा चुका हूं, कुछ चीजें समझाना बाकी है। आप शुरुआती दौर में ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद बायोजेनेसिस की बात आई कि माना गया लाइफ पहले से एक्सिस्टिंग फॉर्म के थ्रू ही आगे बढ़ सकती है। लुईस पास्चर का विचार आगे चल करके सही पाया गया और आप बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसी समय कुछ लोगों का ऐसा मान्यता था कि पैंसपर्मिया जैसे दूसरे ग्रहों से लाइफ आया है, ऐसा भी कुछ लोगों का विचार था। तो ये विचार है जीवन कहां से आया। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं केमिकल एवोल्यूशन का भी एक कॉन्सेप्ट रहा है। तो आपको जानकारी है किस तरीके से केमिकली लाइफ एवोल्यूशन, लाइफ के एवोल्यूशनरी प्रोसेस में केमिकल एवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस रहा, इन कई सारे लेवल पर समझने की कोशिश की गई है। तो आप देखते हैं स्पेशल क्रिएशन, एबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पैंसपर्मिया या कॉस्मिक ओरिजिन लाइफ की है ऐसा मानना, या फिर ये केमिकल एवोल्यूशन की थियरी, ये कई सारे ऐसे विचार हैं जो जीवन को समझाने में हमारी मदद करते हैं। एविडेंसेस कैसे मिला कि जीवन
केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू आगे बढ़ा है और किसी एक लाइफ फॉर्म ने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, तो उसके एविडेंसेस के लेवल पर भी हम बात करते हैं। तो हमारा अभी यही मेन टारगेट होगा। और आप देखेंगे पूरे के पूरे चैप्टर का जो आपको आइडिया मिलना चाहिए वो दो चीजों से मिलता है। पहला तो जीवन कैसे आया, और जो भी जीवन आया वो बाद में इतने सारे लाइफ के फॉर्म्स को कैसे डेवलप किया, ये मैंने कई बार आपके दिमाग में रखने की कोशिश की है। क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़ जाएं, इतना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट मैप आपके दिमाग में नहीं होता है, इसीलिए मैं यहां पर आपकी मदद कर रहा हूं। चलिए हम देखते हैं इसमें हम कैसे क्वेश्चंस को देखेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस हमने लगा रखे हैं, मुझे पता है। तो आज के डेट में जो सबसे बेहतर आपके पास कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, वो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर के हम बात करते हैं। तो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थियरी आज के डेट में सही मानी जाती है। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि सिंपल एटम से आगे लाइफ बढ़ती हुई पहले सेल तक पहुंचती, और ये केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पहली हमारी थियरी थी। अब इसके बाद ये सोचना कि जो फर्स्ट सेल आया केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के तहत, हम ये मानते हैं कि पहला सेल इसी कॉन्सेप्ट के वजह से आया, और इसके थ्रू हम मानते हैं कि सेल कुछ इस तरीके से आया होगा। अगले लेवल पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले सेल से लाइफ इतना डाइवर्स कैसे हुआ। तो जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है ये होती भी है या नहीं होती है। जैसे स्पेशल क्रिएशन वाले कहते हैं कि नहीं, लाइफ जैसी थी वैसे ही रही है। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरे ग्रहों से लाइफ आई। ये सारे विचार बाद में चल करके गलत साबित होते हैं। हमारा विचार जो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का है वही सही माना जाता है, और आप इसे देखेंगे कि जो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है वो भी इसको सपोर्ट करते हैं कि पहले कोई सेल आया, वो डिफरेंट डायरेक्शन में अपना एवोल्यूशन करता है, और इसकी वजह से लाइफ में इतनी सारी डाइवर्सिटीज आपको देखने को मिलती है। तो इसका एविडेंसेस क्या है? लाइफ मल्टीपल डायरेक्शन में अपने एवोल्यूशन को दर्शाती है। इसका एविडेंस क्या रहा है? तो आप देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स के लेवल पर आप देखते हैं, आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में भी देखते हैं, आप एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं, आप एटरिज्म के बारे में देखते हैं, आप एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, उसके थ्रू कुछ कनेक्शंस पाते हैं, आप फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो कई सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि जिंदगी एक जैसी नहीं रही है, लाइफ की प्रोसेस एक जैसी नहीं रही, इसमें इवोल्यूशन हुआ है, और पहले कुछ सिंपलर फॉर्म थे जो आगे चल करके अपने आप को मॉडिफाई करते हुए इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डेवलप किए। तो किसके थ्रू हुआ? कौन सी ऐसी थियरी है जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम अप्लाई कर सकते? तो इस बात के लिए लैमार्क ने अपनी बात रखी कि एक्चुअल में जो पहले की लाइफ फॉर्म्स थी उससे एडवांसमेंट क्यों हुआ, क्या जरूरत थी, ऐसा कैसे हुआ। इसको लैमार्क ने अपनी थियरी के थ्रू समझाने का प्रयास किया, डार्विन ने अपने थियरी के थ्रू समझाने का प्रयास किया, ह्यूगो डे व्रीज ने अपने थियरी के थ्रू समझाने का प्रयास किया, बाद में हार्डी वीनवर का लॉ आता है, उसने अपने तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया। पूरी की पूरी चैप्टर को मैंने आपकी ग्रिप में ढाल दिया है। अब हम तेजी से चलेंगे क्योंकि अब तक का जो माइंड मैप है इस पर हमने कल भी बात किया था, आज भी मैं बात कर रहा हूं। अब तेजी से चलेंगे, जो ओपेरिन और हेल्डन का कॉन्सेप्ट रहा है इस पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है उसको हम आगे तेजी से लेकर के एक्सपेंड करेंगे। पास्ट ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उन सारी चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपसे कहा ना कि 15 साल के आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, और आप देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के हालांकि आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे कि 14 बिलियन कहा जाता है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें ओरिजिन ऑफ, बात ध्यान से समझिएगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो था उसका टाइम पीरियड कभी पूछा जा सकता है। ये 20 बिलियन ईयर्स एगो, BYA का मतलब 20 बिलियन ईयर्स एगो ये होता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्योंकि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ ये कितना रहा है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब आप ये सोचेंगे इसके बीच के टाइम पीरियड में क्या हुआ, तो आप जानते हैं ना हमारी यूनिवर्स में मिल्की वे बनी, सोलर सिस्टम बने, फिर हमारा प्लैनेट जैसी स्ट्रक्चर बनी। इसके बाद आप एनसीईआरटी में देखते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद 0.5 बिलियन ईयर्स लग गए किसके लिए। आपको मैं इसको पेज वाइज भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 0.5 बिलियन ईयर्स लग गया लाइफ की शुरुआत होने में। आप इसको एक बार देख सकते हैं, मैं यहां पर आपके सामने रखने की। चलिए
मैं वो सारे टाइम पीरियड आपको बताऊंगा क्योंकि इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जिंदगी जो थी उसकी प्रोसेस करीब 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर, जो अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स के बाद यानी 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद जिंदगी आगे पहली बार देखने को मिलती है। तो इसके बाद जो अगली प्रक्रिया हुई थी मेरे दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से थी कि जो 0.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर, है ना, ये आफ्टर में लिखूंगा, प्रॉपर मैं आफ्टर लिखूंगा। कारण ये है कि आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी ने सीधे तौर पर लिखा है कि अगर आज के टाइम पीरियड के हिसाब से इसको देखा जाए, मैं इसलिए इसको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये एक्चुअल में 4.0 बिलियन ईयर्स एगो की बात कह रहे हैं। उस समय एनसीईआरटी ने देखिए सीधे तौर पर ये पेज नंबर 127 पर मेंशन किया, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जिंदगी का जो पहला प्रारंभ था, शुरुआत थी, वो 500 मिलियन यानी 0.5 बिलियन ईयर्स के बाद होता है। इसके बाद एनसीईआरटी कई जगहों पर गड़बड़ करता है, थोड़े से कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट डालता है, लेकिन ये कह रहा है कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ शुरुआत हो जाती है करीब 4 बिलियन ईयर्स के दौरान ही, आज से 4 बिलियन ईयर्स एगो इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इस चीज को याद रखिएगा, यहीं से आप याद रखिएगा, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी आपसे वो बात कर रहे हैं कोएसरवेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स की, वो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3.0, जी बिल्कुल 3.0 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ था, जिसको इन्होंने अपने आप में 3 बिलियन ईयर्स एगो लिखा हुआ या बैक करके लिखा हुआ, ये पेज नंबर 128 पर लिखा हुआ। इसके बाद एनसीईआरटी ने एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है जिसको आपको जानना जरूरी है। एनसीईआरटी ने अगले पॉइंट को जिसे इंपॉर्टेंस दिया है उसको भी आप जाने। इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा जो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आया, जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आया वो कब आया, वो आता है 2.0 बिलियन ईयर्स एगो। इस तरीके से जिंदगी के डिफरेंट प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। और यहां पर देखें, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ, आपको उम्मीद होगी कि इसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि लाइफ की प्रोसेस कब शुरू हुई। लाइफ की प्रोसेस जो शुरू होती है वो 4 बिलियन ईयर्स पहले शुरू होती है। इसके बाद नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आता है, उसके बाद सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आते हैं। इस तरीके से एनसीईआरटी ने जो सीक्वेंस बताया है इसको हमें याद रखना चाहिए क्योंकि इस टाइम फ्रेम पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिग बैंग थ्योरी कितनी ओल्ड है, अगर आप पुरानी किताबों को देखें या इंटरनेशनल बुक्स को देखेंगे तो वो 14 बिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके लिए जो टाइम दे रखा है वो 20 बिलियन ईयर्स एगो का दे रखा है। कोई बात नहीं, 20 बिलियन ईयर्स एगो ये प्रोसेस चल रही थी। कैसे आगे बढ़ी बिग बैंग की थियरी, वो बात मैंने आपको कल बताया है, तो इसलिए हम इस पर नहीं चलेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी बात रही जिसने पहला लाइफ फॉर्म दिया, वो कौन सी ऐसी घटना रही जिसने पहला लाइफ फॉर्म्स दिया और ये लाइफ फॉर्म आगे चल करके डिफरेंट डायरेक्शन में अपने आप को एक्सपैंड करते हुए ह्यूमन बीइंग तक अपने आप को डेवलप करा दिया। तो इंसानों तक ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे बढ़ी होगी, इसके क्या एविडेंसेस हैं, कैसे इसको समझा जा सकता है, उन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैं आपके सामने यहां पर हूं। तो मैंने आपको बताया था ना कि अर्थ के बनने की बात, अर्थ हैज बीन सपोज टू बी फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये टाइम आपको याद रखना है। उस समय कोई एटमॉस्फेयर अर्थ पर नहीं था, वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया थे, और ये आपस में रिएक्ट करते चले गए। ये जो वाटर वेपर था ये बहुत ही जरूरी चीज था, इस चीज को मैंने कई बार आपके दिमाग में रखने की कोशिश की है। यूवी रेडिएशंस बाद में अपना इफेक्ट दर्शाते हैं। शुरुआती दौर में आप देखेंगे जो हमारा इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग था। मैंने इस चीज को आपको बता रखा है, आप जानते भी हैं, एनसीईआरटी की ही लाइन है। आप क्या जानते हैं, आप इस चीज को जानते हैं कि एटम्स आपस में रिएक्ट करते चले गए, बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते चले गए, इससे बना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने सेलुलर फॉर्म को डेवलप किया। तो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ को डेवलप, एक बात भी है, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुछ इस तरीके से डेवलप होता है। आपकी इस
पूरी की पूरी जानकारी को ही मैं एक बार जस्टिफाई कर रहा हूं। अब आप इस पूरी प्रोसेस में देखते हैं, शुरुआती दौर में चूंकि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, इस वजह से फॉर्मेशन जो होता गया वो आगे कॉम्प्लिकेशंस के साथ बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, ये बात याद रखिएगा, फ्री ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, यानी जो मामला था पूरी तरीके से रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट का था, उस समय ऑक्सीडेशन की कोई घटना नहीं होती थी। आज के डेट में इस तरीके से लगातार जुड़ जुड़ करके लाइफ बना पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। बाद में जब ये पूरी पूरी सेलुलर फॉर्म आ गया, उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, उसके बाद यूवी रेडिएशंस का कुछ ऐसा इफेक्ट आया जिसने वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन को हमारे एनवायरनमेंट में फ्री किया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखते हैं कि वाटर से ही ऑक्सीजन बनाने की घटना हमारे प्लांट्स भी करना शुरू कर देते हैं, जब आप देखते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत काफी समय बाद होती है। इसके बीच में बहुत सारे समय तक हमारी धरती पर ऑक्सीजन नहीं था। यह घटना काफी बाद में होती है, और जब ऑक्सीजन बन जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं, ऑक्सीजन बनने के बाद, ये काफी समय आगे की कहानी है, ये ऑक्सीजन बनने के बाद फिर वहीं से आता है हमारे पास ओजोन। ओजोन की एक लेयर आती है जो हमारे प्रॉपर एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं उन्हें डेवलप कर देती। इसके बाद एक बार फिर से हम इस पूरी कहानी के जर्नी को वन बाय वन करके देखते हैं। पूरी के पूरे स्टेप्स को हम एक बार सामने ब्रेक करना चाहते हैं। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें चलेंगी। तो आपको मैंने कहा अर्थ बना, अर्थ बनने के साथ ही हमारे लाइफ पर, हमारे अर्थ पर सेलुलर एक्टिविटीज का जो इनिशियल स्टेप्स था वो शुरू हो चुका था। सेलुलर जो लाइफ की शुरुआत थी उसका इनिशियल स्टेप्स शुरू हो चुका था। लाइफ करीब करीब 500 मिलियन के बाद, 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हमारे वहां शुरू हो जाती है। आप देखेंगे इस तरीके का जो विचार था जिसे हम केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसे हम कहते क्या क्या है? दिस वाज केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने दिया था मेरे दोस्तों? ओपेरिन ने दिया था। केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात हमारे सामने ओपेरिन ने रखने का प्रयास किया था। अगर हम इसे देखें तो क्या इससे अलग भी कोई विचार रहे हमारी दुनिया में? बिल्कुल रहे। जैसे अरिस्टोटल की अगर हम बात देखें तो अरिस्टोटल की बात जब देखी जाती है तो वो करीब 350 बीसी के दौरान आप देखेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन का विचार रखते हैं। ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन का विचार करीब करीब आज के 200-300 साल पहले तक था। ये बहुत लंबे समय तक लोगों के मन में ये विचार बना रहा। क्या विचार था? आप जानते हैं अरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में लाइफ ऐसे ही रही है और अपने आप बनती रही है। इस तरीके का विचार कि जिंदगी खुद ब खुद बन जाती है, और इस तरीके का विचार काफी समय तक बना रहा। अभी आप देखेंगे करीब 1700-1800 तक ये विचार बना रहा। तो आप देखेंगे 1800 एडी के आसपास तक लोग यही मानते थे कि गंदगी में अपने आप कीड़े उग जाते हैं। आप देखेंगे जहां गंदगी होती है वहां पर बड़े बड़े लोग तो नहीं लेकिन छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते, ऐसा लोगों का विचार था। और ये लोग मानते थे स्पॉन्टेनियसली लाइफ डेवलप हो जाती है जहां इसकी आवश्यकता होती, जहां जितनी गंदगी होती। लेकिन बाद में चल करके 1800 के बाद आप देखते हैं ये विचार बदलता है जब हमारे सामने पॉस्चर और दूसरे जैसे साइंटिस्ट लोगों की बात आती है। इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोप को इन लोगों ने खोज लिया था, माइक्रोस्कोप की स्टडी इन लोगों ने प्रॉपर कर लिया था, और इन्होंने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। इनके अनुसार जिंदगी पहले से नहीं आई, ये लगातार बायोजेनेसिस के तहत, यानी मतलब जिंदगी अपने आप नहीं आई, पहले लाइफ रहा है और उसी की वजह से दोबारा लाइफ आई है। तो ये बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट लुइस पास्चर ने, आप देखें कि आप देखेंगे 1864 में दिया था। हालांकि इसी दौरान कुछ लोगों के डिफरेंट और मान्यताएं थी, जैसे पैंसपर्मिया की थियरी। पैंसपर्मिया की थियरी क्या कहती है? ये पैंसपर्मिया की थियरी ये मानती है कि दुनिया में लाइफ जो आया है वो किसी दूसरे ग्रह से आया। लेकिन ये बात भी बकवास सी है, कल मैंने आपको बताया था। ये दूसरा इस तरीके का विचार कि दुनिया में लाइफ कहीं और से आई, ये गलत बात है, क्योंकि जो इंटरस्टेलर स्पेस है वो बहुत ही लाइफ के लिए बहुत सपोर्टिव नहीं, एकदम सपोर्टिव नहीं। वहां से कोई स्पोर आएगा मारा जाएगा, बिना ऑक्सीजन के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी थियरीज रही हैं। ये चीज़ कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमने ये देखा कि ग्रीक के जो थिंकर्स थे, जिसमें अरिस्टोटल का हमने नाम लिया था, इन्होंने कहा कि जिंदगी जो है अपने आप से बनी है। फिर इसी तरीके से कुछ और वैज्ञानिकों के अपने विचार थे कि स्पोर के फॉर्म में दूसरे प्लैनेट से लाइफ आया है, ऐसा भी लोगों का विचार था। अब यहीं पर देखेंगे कि कुछ लोग जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मानते थे, उन लोगों का मानना यह था कि लाइफ जो है डेड और डिकेइंग मैटर पर अपने आप डेवलप हो जाती है। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात कही जाती थी। बाद में चल करके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो इस बात को डिस्प्रूव कर देते हैं, उसको गलत साबित कर देते हैं कि अल्टीमेटली जिंदगी जो है पहले से एक्सिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। लेकिन पहला लाइफ कैसे आया, उस चीज को क्लियर किया था ओपेरन ने। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। आप देखेंगे ओपन कंटेनर के भीतर, कल हमने बात किया था, एक जब हम किसी फ्लैश को रखते हैं तो ये डीके जब होता है तो इसके ऊपर मैगट उग जाते हैं। इसलिए उगते हैं क्योंकि खुले में पहले से मक्खियां आती हैं, आप देख नहीं पाते अंधेरे में, और वहां पर आकर के मैगट, जो छोटे छोटे आप कीड़े देखते हैं, वो पहले से लाइफ का फॉर्म आकर के वहां अपने आप को डेवलप करता है, और मैगट्स इसलिए आते हैं। इस चीज को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, और उन्होंने दिखाया कि जब इसको कॉर्क से सील कर दिया जाता है तो यहाँ देखिए कोई मैगट डेवलप नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आपने हवा आने ही नहीं दिया, इसलिए हो सकता है लाइफ अपने आप नहीं डेवलप हो पाए। लेकिन फिर इसी में साइंटिस्ट लोगों ने सुधार किया। साइंटिस्ट लोगों ने किया क्या, उन लोगों ने किया क्या, उन लोगों ने गॉज कवर्ड कंटेनर ले लिया। गॉज कवर्ड कंटेनर लेकर के यहाँ दिखाया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जा रहा है। क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो फ्लाइज थी उनको जाने की मनाही कर दी, उनकी एंट्री नहीं हो पाई, उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। और आप यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फ्लाइज हैं ये यहीं पर रुक जाते हैं। इसी वजह से अब की बार ऑक्सीजन तो गया, लेकिन मैगट यहाँ पर डेवलप नहीं हुए। जो मैगट डेवलप हुए वो यहीं पर डेवलप। इस तरीके से हम सीधे तौर पर कह सकते हैं लाइफ जो बनता है वो पहले से एक्सिस्टिंग लाइफ के द्वारा ही बनता है। लुईस पास्चर ने अपने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के दौरान इस चीज को समझाया था, जो कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप देखेंगे थियरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया था, ये सीधे तौर पर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वो लुईस पास्चर के वजह से हम उसका क्रेडिट देते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस की। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क को लेकर के मैंने आपको समझा रखा है। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। आपने ये भी देखा है कि लुईस पॉस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सप्लेन किया था। लुईस पॉस्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमारे सामने रखने का प्रयास। आप इसमें देखते क्या, आप देखते हैं कि उन्होंने एक ब्रॉथ को बॉयल किया और उन्होंने एक टेढ़े करके उन्होंने क्या किया, फ्लास्क का जो जो आउटर वो था, जो एग्जिट था, वो एक बड़ी लंबी सी ग्लास की उन्होंने एक ट्यूब लाइक उनकी स्ट्रक्चर बना दी और उसको गर्म करके टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से फायदा ये हुआ था, कल ही मैंने आपको बताया था, लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान किया ये था कि ब्रॉथ को बॉयल किया, यहाँ से जो भी रिलीज हुआ मॉइस्चर वो जा करके वेपर, वो जा करके हम मॉइस्चराइज होकर के यहीं रुक गया। इसके बाद होता क्या है कि यहाँ से अगर कोई भी बाहर से लाइफ फॉर्म अगर एंटर करने का प्रयास करता भी है तो यहीं पर आकर के अटक जाता है, इसके आगे वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने देखा यहाँ कोई लाइफ फॉर्म डेवलप नहीं। बाद में इन्होंने क्या किया, इसके ग्लास को तोड़ा। उन्होंने किया क्या, उन्होंने यहाँ पर ग्लास को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उन्होंने देखने की कोशिश की। तो जब इसको क्रैक किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ से अब सीधे तौर पर लाइफ, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ना, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए, वो यहाँ पर एक पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट मीडियम पाते हैं और वहां पर अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से ब्रॉथ में बाद में चल करके आप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें मिल जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बाद में ब्रॉथ के भीतर देख, तो ये घटना हमें देखने को मिल जाती है। क्या आपको समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात किस तरीके से सही साबित होती है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात किस तरीके से गलत हो जाती है। आप देखेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत करने का जो श्रेय जाता है, पहले माना गया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लेकिन आप देखेंगे लुईस पास्चर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने बताया था ना कि इसमें देखिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, माइक्रोबायोलॉजी पर बहुत बड़ा एहसान रहा है लुईस पास्चर का। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन को उन्होंने ठीक किया। ओपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरी भी हम जानते हैं, जिसमें हम जानते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स में, और वो जुड़ जुड़ करके कुछ इस तरीके से डेवलप होते कि जो पहला लाइफ का जो सिंप्लीफाइड मॉडल था वो आता है, जो करीब करीब आज के 3 बिलियन ईयर्स पहले आ जाता है।
उसके बाद 2 बिलियन ईयर्स पहले पहला सेलुलर फॉर्म आता है। तो 3 बिलियन के आसपास हम आप देखते हैं नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आता है, मींस प्रॉपर उसको सेल नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं सेल 2 बिलियन, जिसे 2000 मिलियन ईयर्स एगो कहते हैं। आपने एनसीईआरटी का डेटा देखा, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स, 2000 मिलियन ईयर्स एगो कहने का मतलब 2 बिलियन ईयर्स एगो आपको पहला प्रॉपर सेलुलर लाइफ फॉर्म देखने को मिलता है। आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो घटना है, इसको लैब में मींस एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाने के प्रयास किया, जो आगे सपोर्ट किया गया मिलर के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो आप देखते हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट तैयार करते हुए उन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए थे और उसके द्वारा उन लोगों ने ये समझाने का प्रयास किया कि लाइफ जब भी आई सिंपल लाइफ फॉर्म से आई हुई है, और जो पहला लाइफ आया है वो एक्चुअल में केमिकल एवोल्यूशन की वजह से आया है। इस चीज को आगे सपोर्ट करते हैं मिलर। मिलर ने 1953 में ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के लेवल पर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। उनके एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने गैसेस के बीच में रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद ली थी। आप देखेंगे गैसेस के भीतर आपस में रिएक्ट कराने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद लिया। जो डेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया है उसे नहीं याद करना है, आपको उतनी ही चीज़ें याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के भीतर आप देखते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो भी मिक्सचर बन करके आता है इनके रिएक्शन के बाद, यहाँ पर ये एक्चुअल में जो मामला होता है ये वाटर वेपर के भीतर ये रिएक्शन हो रहे हैं। वाटर वेपर ध्यान रहेगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये वाटर वेपर के बीच में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर, बाद में जब ये नीचे की ओर उतरते हैं तो यहाँ लगाया गया होता है कंडेंसर। कंडेंसर में आपको पता ना ठंडा करने का जुगाड़ होता है। तो चूंकि स्पार्किंग बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रिएक्शन कर रहे थे 800 डिग्री सेल्सियस पर, ये भी पूछा गया यहाँ जो इन्वायरमेंट था रिएक्शंस को कराने का वो 800 डिग्री सेल्सियस का था। ये नीचे की ओर उतरते हैं कंडेंसर से, जब ये गुजरते हैं तो वहाँ पर ठंडा करने की कोशिश की जाती है, उसे यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कलेक्ट करके दोबारा रिएक्शन कराने के लिए भेजा जाता है, और ऊपर से फिर एक बार रिएक्ट करते हैं। और इस तरीके से करीब आधे महीने तक 15 डेज तक उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो लाइफ के सेलुलर फॉर्म्स के बारे में हमें पता चल जाता। तो मिलर ने वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करने का लैब में प्रयास किया जैसी कल्पना रखा था ओपेरिन और हिल्डर ने। आप देखेंगे इस तरीके के विचार जिसमें मिलर ने सेम वही कॉन्सेप्ट अपने लेबोरेटरी सेटअप में बना करके दिखा प्रयास किया, 15 दिनों तक लगातार रिएक्शंस कराते रहे, जिसके बाद लाइफ के फॉर्म्स के बारे में हम देखें। तो आप देखेंगे 1996 जो अभी भी सवाल पूछा जा सकता है, आप देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया लगभग उसी तरीके से सवाल पूछा गया। करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। तो आप देखेंगे करेक्ट sequence for the manufacture of molecules or organic compounds on the primitive earth is, में हम देखते हैं अमोनिया, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहे हैं क्या इस तरीके से ये सीक्वेंस में लाइफ गया है क्या? आप बताएं क्या इस तरीके से लाइफ गया होगा क्या? आप देखने की कोशिश करें तो यहां पर गड़बड़ हो जाता है। कारण यह है कि अगर आप सीक्वेंस को जानने की कोशिश करें तो पहले सिंपल मॉलिक्यूल से बढ़ने की कोशिश करें। ये सवाल थोड़ा सा हमारे लिए गड़बड़ करता है। जैसे देखें आप यहां पर कह रहे हैं अमोनिया को उन्होंने पहले लेवल पर ले लिया, इसका ऑप्शन ही खुद ही देखने की कोशिश करें। इस तरीके के सवाल अगर आप ना भी पढ़े हो तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं अमोनिया, अमोनिया के बाद सीधे कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, फिर कह रहे हैं प्रोटीन, और उसके बाद कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। पॉसिबल नहीं लगता। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, दूसरे ऑप्शन में देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे ऑप्शन में अगर हम बढ़ें तो प्रोटीन को इन्होंने यहां ले लिया, कार्बोहाइड्रेट को यहां ले लिया, फिर कह रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल बाद में आया। गलत बात है, ठीक बात। फिर यहां पर ये देखें इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा है क्या, इन्होंने कहा अमोनिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक बात है, ये हो सकता है पॉसिबल, इस तरीके की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहां पर भी मुश्किल लगता है। कारण यह है कि कार्बोहाइड्रेट क्या अमोनिया की मदद से बन सकता है? कार्बोहाइड्रेट क्या अमोनिया की मदद से बन सकता है? सी ऑप्शन भी इसीलिए चला जाएगा। आप खुद से सोचने की कोशिश करें। आप फिर डी ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो डी ऑप्शन में देखते हैं अमोनिया, वाटर, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, फिर इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक बात है, ऐसी संभावना हो सकती है, यानी हमारे पास डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। सवाल कैसे पूछा गया है उसको कई बार आप ऑप्शन को देख करके उसमें से चीजों को हटा करके आप
कई बार अपनी नॉलेज की वजह से आप सही कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को एक बार चेक करने के लिए किया जाता है। तो पिछले साल में कैसे सवाल पूछा गया है उसकी एनालिसिस अगर आपके पास अच्छे तौर पर है तो आपसे सवाल गलत नहीं होगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, और सवाल कुछ वैसा ही है जो नीट 2016 में पूछे गए सवाल में है। अब देखिए 1996 के बाद सेम वैसा ही क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस of events in the origin of life, formation of protobions, synthesis of organic monomers, organic polymers, DNA based genetic system। अब आपको यहीं पर सीक्वेंस अगर देखने की जरूरत हो तो आप कैसे देखेंगे, एक बार देखने की कोशिश करें। आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मोनोमर बने होंगे, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर पॉलीमर बना होगा, ठीक बात है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि ठीक है पहला और दूसरा तो हो गया, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, ओके, और उसके बाद ये कह रहे हैं प्रोटोबायोन्स, ठीक बात है। अब सवाल यहां पर हमारे सामने आकर के फंसता है पहला या तीसरा, पहला या चौथा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड तो हमारे पास आ गया ऑप्शन में, यानी हमारे पास ऑप्शन फंस रहा है ये कौन सा। अब देखें आपके पास ऑप्शन जो है सी और डी के भीतर यहां पर फंसेगा। तो आप देखें फॉर्मेशन ऑफ, इस चीज को देखने की कोशिश करें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायन्स, और उसके बाद कह रहे हैं डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। इन दोनों में से अब हमें चूज करना है, थर्ड पर कौन आएगा। तो आप जानते हैं ना जो प्रोटोबायन्स थे उनके पास क्या था, जो सबसे पहले लाइफ आया वो आरएनए बेस्ड था, राइबोजाइम, वो आरएनए का इस्तेमाल करता था। आपको पता है ना प्रोटोबायन्स का जो अगला सिक्वल हो सकता था वो आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ रखा है कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर पहली बार इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी रखता था। आपको ज्यादा कुछ ना याद हो तो इतना तो आपको याद होगा, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जिंदगी वहां से आगे बढ़ाई जा सके, तो आरएनए का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास थर्ड ऑप्शन के तौर पर, देखो जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी ना तो आपसे सवाल कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप यहां पर देखेंगे ये हो गया हमारे पास थर्ड, और उसके बाद सबसे लास्ट वाला हो जाएगा फोर्थ। तो हम देखते हैं सीक्वेंस क्या बनेगा, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड देन फोर्थ, यानी हमारे पास जो ऑप्शन बन करके आएगा वो होगा सी। हमारे पास ये ऑप्शन नंबर सी बन करके आता है जो यहां पर सही है। फिर मैंने आपसे कहा था कई बार सवाल आपसे बकवास पूछे जाते हैं जो टोटली फैक्ट बेस्ड होते हैं, और एनसीईआरटी में अगर करंटली नहीं दिया गया तो ऐसे सवाल नहीं पूछा जाता है। जैसे मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अमीनो एसिड्स बनाए थे, सही बात है, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अमीनो एसिड्स बनाए थे, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कौन सा अमीनो एसिड्स मिलर के एक्सपेरिमेंट में नहीं बना था। किसका आंसर है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन आपको याद नहीं करना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके सामने पूछे गए हैं तो ये पिछले एनसीईआरटी में डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहा है, इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने दुनिया को समझने का प्रयास तो किया है कि दुनिया कैसे बनी, ये अर्थ कैसे बना, लाइफ कैसे आया, ये सारी चीजें हमने लैब में प्रूव किया है। मेरी बात समझ रहे हैं, अभी तक की जितनी भी बात थी वो लैब में हमने प्रूव की। क्या इसका कोई एविडेंस हमें रियल में मिल सकता है क्या, जो हम स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था या ओपेरिन की अपनी बातें थी या जो उन्होंने अपने तरीके से कहा, इन सारी चीजों का जो केमिकल एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट रहा है, क्या रियल में कहीं एक सिस्टम इसका है, कहीं रियल में हम इसको देख सकते हैं। इस तरीके की बात को जब समझने की कोशिश की गई तो पता चला कि दुनिया में दूसरे स्पेसेस से जो पत्थर के टुकड़े टहलते हुए आ रहे होते वो आज के नहीं होते हैं, आज के नहीं होते, वो मिलियन ईयर्स पहले के हो सकते, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में इतना गैप है कि वहां से चलते 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 बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो हो सकता है अगर कोई पत्थर का टुकड़ा आज टकरा रहा है, कैन बी पॉसिबल वो मिलियन ईयर्स पुराना पत्थर कहीं का रहा हो। जब उस पत्थर की एनालिसिस की जाती है तो कई बार हमारे पास ये मेटेओराइट कंटेंट्स जो होते हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो हमने अर्थ पर सोचा है रियल में ऐसी प्रोसेस वहां पर भी मिलियन ईयर्स पहले चली थी। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि ऐसा हुआ। और आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ने तो बताया ही कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक्चुअल में केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, और इसीलिए कहा जाता है केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को सबसे बेहतरीन, सबसे फाइनल कॉन्सेप्ट माना गया है। चलिए अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ,
फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया? 3 बिलियन ईयर्स पहले आया। और उसमें आप देखें वही चीज जो अभी नीट में सवाल के तौर पर पूछा गया था, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल किसका था? आरएनए का था। मैंने आपको कहा था ना डीएनए बाद में आया, आरएनए पहले आया। तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैं देने का प्रयास करता हूं उसको समझाने के पीछे मकसद यही होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से बिल्ड करें। तो आप देखते हैं कि करीब 3 बिलियन ईयर्स पहले, 3 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, 3 बिलियन ईयर्स एगो क्या होता है? 3 बिलियन ईयर्स पहले सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ हमारी पहली बार देखने को मिलता है। द सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई और वो सी वाटर में आई। कहां पर आई? सी वाटर में। आप इसको पूरी तरीके से सही तरीके से लिखिए। कहां पर आया मेरे दोस्तों? वो सी वाटर में डेवलप, सी वाटर में पहला जीवन शुरू हुआ। और ये आप देखेंगे कि लाइफ जो आया अल्टीमेटली ये एस्टैब्लिश्ड हो गया कि जो पहला लाइफ आया वो इवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू आया जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स के बीच में काम किया। और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसमें हम केमिकल एवोल्यूशन की बात कहते हैं। हम किसकी बात कहते हैं? केमिकल एवोल्यूशन की बात कहते हैं। और इसी दौरान देखिए 1992 में एक सवाल पूछा गया था, बहुत पुराना सवाल है लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करता है। मैंने इस सवाल को एक्सप्लेन किया है, अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं क्योंकि इस सवाल पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक बात है? तो चलिए हम इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखें किस तरीके से पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा। ये बहुत पहले सवाल पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। पहला ऑर्गेनिज्म कैसा था उस चीज को आप देखें। पहला लाइफ कैसा था? तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कीमो ऑटोट्रॉफ। पहला लाइफ फॉर्म्स कैसा था इस चीज को हम देखने की कोशिश कर सकते हैं। वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स था। दूसरा ऑप्शन है कीमो हेट्रोट्रॉफ्स था। तीसरा ऑप्शन कह सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ था। चौथा ऑप्शन कह सकते हैं वो यूकैरियोटिक लाइफ। तो आप जानते हैं इस चीज को रट लीजिए। पहला जो लाइफ फॉर्म आया वो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स था। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ्स आए। फिर लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस आए, जिंदगी की चैलेंजेस और बढ़ी, ऑटोट्रॉफ्स आया और उसके बाद यूकैरियोट की जैसी संभावनाओं के बारे में सोचा जाने लगा। ऐसा कैसे? इस चीज को आप कुछ इस तरीके से समझेंगे। जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी, मैंने इस चीज को बताया भी था, जिंदगी की जो शुरुआत हुई थी वो सी वाटर के भीतर। चलिए मैं ले लेता हूँ एक खाली जगह या यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो सी वाटर में हुआ था। फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स कहाँ पर आया था मेरे दोस्तों? सी वाटर में आया था। आपने ये भी देखा है, आपको मैंने ये भी बताया कि जो सी वाटर में था वो न्यूट्रिएंट्स जो है इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। ये न्यूट्रिएंट्स जिसको मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ये हो सकता है लिपिड, ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, ये हो सकता है प्रोटीन, ये हो सकता है न्यूक्लिक एसिड, ये कुछ भी हो सकता है। ये समुद्र के पानी में बिखरे हुए थे। बिखरे हुए थे, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिखरे हुए थे। अब होता क्या है, जब पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म्स आता है तो वो सेलुलर लाइफ फॉर्म कैसे आया? मैंने आपको बार बार बता रखा है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को एक पूरी पूरी बायोलॉजी को एक साथ कोरिलेट कराने का प्रयास किया। जो पहला सेलुलर लाइफ फॉर्म आया था वो फास्फोलिपिड जैसी कुछ संरचनाओं को बना करके अपने चारों ओर एक बाउंड्री बना देता है। क्या बना देता है मेरे दोस्त? बाउंड्री बनाने का प्रयास करता है और इस बाउंड्री के भीतर अपने भीतर का एनवायरमेंट बाहर के एनवायरमेंट से अलग कर देता है। ये एनसीईआरटी का यह स्टेटमेंट आगे आपसे सवाल के तौर पर पूछा जाएगा। तो आप यहां पर देखते हैं, यहां पर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म इसके भीतर पाया जाता। तो आप देखते हैं साइटोप्लाज्म भीतर कैसे बना, क्योंकि इसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग आ चुकी थी। इस तरीके से सेल पहला जो आया वो कोएसर्वेट्स या माइक्रोस्फीयर जैसा कल्पना किया गया। आप देखेंगे जो पहला सेल आया उसको जीने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए था। जीना क्यों चाहता था? क्योंकि उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करना था। क्या करना था मेरे दोस्तों? उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करना था। उसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे। उसने किया क्या? उसने किया कुछ ऐसा कि जो ऑलरेडी सी वाटर में पड़े हुए जो न्यूट्रिएंट्स थे उसी को खाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से उसने क्या किया, समुद्र के पानी के भीतर, सी वाटर के भीतर जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको खाना शुरू कर दिया। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम कहते हैं कीमोट्रॉफ, कीमोहेट्रोट्रॉफ। केमिकल जो एजेंट्स थे उसी को खा खा करके हेट्रो, है ना, दूसरे पर आश्रित रहा। बाद में चल करके ये न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड नहीं रहे तो इन्हें अपने आप को बदलना पड़ा और इन्होंने इनऑर्गेनिक आयंस को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने किया क्या? अभी भी केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब ये बदल चुके थे
कीमो ऑटोट्रॉफ्स के तौर पर। इस चीज को आपको जानना होगा। इसके बाद जो परिवर्तन होता है वो किस रूप में होता है मेरे दोस्तों? वो होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स के तौर पर होता है। तो यहां पर जो परिवर्तन आप देखते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स के तौर पर आप यहां पर चेंजेस देखते हैं। इसके बाद होता क्या है? ऑटोट्रॉफ्स तो हो गए, ये इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक जो आयंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर, इनऑर्गेनिक आयंस को ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और इस दौरान भी एनर्जी अब इनको कम पड़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया, एक अगला तरीका अपनाया, इन्होंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना शुरू। आपने बैक्टीरिया के भीतर इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप जानते हैं। इसके बाद जब जरूरत पड़ती है तो आप देखते हैं ऑटोट्रॉफ के बनने की घटना, है ना? आप क्या देखते हैं? आप ऑटोट्रॉफ के बनने की घटना देखते हैं। तो इसके बाद जो अगले लेवल पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलती है वो कैसी चलती है? वो चलती है ऑटोट्रॉफ्स के लिए। एक चीज यहां पर ध्यान से समझिएगा, ऑटोट्रॉफ्स के लेवल पर जो बात चलती है और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, आप देखेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसी को एटीपी के पैकेट में भरा जाता है। आप यहीं से फोटोसिंथेसिस के कनेक्शन को जरूर से याद करने की कोशिश करें। यहीं पर चूंकि ये ऑटोट्रॉफ्स थे, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल किया, ये ऑटोट्रॉफ्स थे, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एटीपी में बदलने का प्रयास किया। इन दोनों ही घटनाओं को आप सीधे तौर पर कोरिलेट करके जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे घटना, आप कोरिलेट करेंगे फोटोसिंथेसिस से, जहां पर आप देखते हैं वहां पर लाइट रिएक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी के होते हैं उनके फ्लो की वजह से एटीपी की एनर्जी बनाई जाती है, जिसके बाद डार्क रिएक्शन प्रोसीड करता है। आपको याद होगा वो घटना यहीं से शुरू होती है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ फिर ऑटोट्रॉफ, इन दोनों ही घटनाओं में एटीपी बनाने का प्रयास किया गया। लाइफ की जो शुरुआत होती है मेरे दोस्तों वो होती है केमिकल सब्सटेंसेस के यूटिलाइजेशन से, कीमोट्रॉफ से। और आप देखेंगे पहले क्या था, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, फिर कीमो लिथोट्रॉफ, ये क्या है, कीमो हेट्रोट्रॉफ है जो पहला पॉइंट दिया गया, कीमो हेट्रोट्रॉफ। बाद में जो आया वो कीमो ऑटोट्रॉफ था, ये कीमो ऑटोट्रॉफ था। और उसके बाद फोटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ के बारे में आप सोच, तो आप यहाँ पर पहला जो हेडिंग है ये एक्चुअली हेट्रोट्रॉफ्स को लेकर के समझाइए। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफ्स को लेकर के समझाई गई। आप यहां पर जो स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, ये देखते हैं, ये आप देखते हैं स्टेटमेंट सीधे तौर पर देखिए, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, पूरी टर्म्स को हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, और इस जगह पर आप जिस स्टेटमेंट को देखते हैं वो है कीमो ऑटोट्रॉफ, है ना? कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये घटना आप देखते हैं। फिर प्रॉपर ऑटोट्रॉफ्स की घटना आप यहां पर, इसको थोड़ा सा आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो सके, इसलिए हर एक चीज को मैं आपके सामने रखने का। तो ये है ऑटोट्रॉफ्स प्रॉपर, पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इस सीक्वेंस को जितना जल्दी आप समझ लें, एनसीईआरटी ने उतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया, इसलिए मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कैसे आयनिक जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। इस चीज को समझाने के पीछे मकसद ये था कि 2016 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है, एक बार देखने की कोशिश कर। चलिए, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला स्टेटमेंट कहता है अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वेर नॉन ग्रीन एंड प्रेजम्बली एनएरोब्स। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पहली जो लाइफ आई थी वो संभवतः ग्रीन नहीं थी, वो ग्रीन नहीं थी, नॉन ग्रीन थी। इसके अलावा वो एनएरोब्स थे, वो एरोब्स नहीं थे, वो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं पैदा कर सकते थे। ऐसा पहले स्टेटमेंट से पता चलता है। क्या ऐसा हुआ था? क्या अपने मन में सोचिए, क्या ऐसा हुआ था? क्या क्या मैंने ऐसा ही पढ़ाया है क्या आपको? सोचिए। फिर इसके अलावा कह रहे हैं पहला जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आया था वो कीमो ऑटोट्रॉफ था, जो शुरुआती दौर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता था। अब ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहां पर एकदम सही कहा आपने। ये पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, एकदम सही कहा। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन आता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एकदम सही। तो जो पहला लाइफ आया था वो नॉन ग्रीन था मेरे दोस्त,
और वो एनएरोबिक था, उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना नहीं सीखा था। आप यहीं पर देखिए, जो शुरुआती जो लाइफ फॉर्म्स थे वो या तो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे या फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे। आपने इस चीज़ को देखा है, वो कहीं से भी आप देखेंगे वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते थे। ऑक्सीजन को रिलीज करने की बात तो बाद में आई, जब कीमो ऑटोट्रॉफ के लेवल पर हम बात सोचने की कोशिश की। ठीक बात है। तो हमारे पास ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिंदगी को समझने के लिए, जो मैं आपको थियरी समझाता हूँ उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने। चलिए अब हम देखते हैं एक बार और, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायंट्स। प्रोटोबायंट्स का कहने का मतलब क्या है? प्रोटोबायंट्स का मतलब कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर की बात कर। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन रहा, अभी भी पूछा जा सकता है। ये कह रहे हैं the following is incorrect about the characteristics of protobiont, okay, conservates and microsphere। और इसके बाद इन्होंने कहा है as envisaged in the abiogenic origin of life। ठीक बात है। तो ये कह रहे हैं कि इन द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रोटोबायंट्स यानी कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए देख लेते हैं। आप देखें, ये पहला स्टेटमेंट ही देख लेते हैं और देखिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली वही सवाल पूछा गया है। दे वेर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या सराउंडिंग से अलग होकर के अपना एक्सिस्टेंस रखते थे? बिल्कुल रखते थे भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के पीछे नेचर की मकसद यही था। आप देख सकते हैं ये सवाल पूछा गया और बहुत ही सुंदर सा सवाल आपके सामने दिया गया है। चलिए अगले लेवल पर चलते हैं। दे कुड मेंटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट। क्या ऐसा था? बिल्कुल सही बात था। सेलुलर मशीनरी को चलाने के लिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की जरूरत थी। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। आपने दूसरा स्टेटमेंट जो सोचा एकदम सही सोचा है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दे वेर एबल टू रिप्रोड्यूस। अरे भाई बिना इसके तो जिंदगी होती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट अभी तक एकदम सही चल रहा है। चौथे स्टेटमेंट को देख लेते हैं मेरे दोस्तों। चौथे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये कह रहे हैं कि ये सराउंडिंग में कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते थे। अरे भाई ये कैसे अलग? ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से जो थियरी हमारी स्ट्रांग हुई है उसकी मदद से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उन सारी चीजों को आपने डिस्कस किया, आपने समझ लिया होगा। जिंदगी इसी तरीके से आगे बढ़ी है। ठीक है। तो अब तक के डिस्कशन में आपने काफी कुछ चीजों को सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। हम तेजी से आपके साथ डिस्कस करेंगे, आगे भी हम बने रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को आपके साथ लेकर के चलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे आपके दोस्तों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक शानदार सा मैंने प्रयास किया, अपनी ओर से पूरी ऊर्जा लगाने की कोशिश की है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और रिक्वेस्ट कि अगर आप अनअकैडमी के प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, जहाँ पर मैं भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे क्लासेस फ्री में नहीं चल सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज को ज्वाइन करें। हमारे पास दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, प्लस और आइकॉनिक। आप इन सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो उस समय आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। कितना? 10% का डिस्काउंट मिलता है। और इसके लिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, RRG10 के कोड का। और ध्यान रखिएगा 30th के बाद अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं, कोर्सेज के प्राइसेस वो राइज करने वाले हैं, इसलिए प्राइजेस को बढ़ने से पहले ही आप ज्वाइन कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अगर ज्वाइन करने के मूड में हैं तो RRG10 के कोड का इस्तेमाल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप अनअकैडमी से जुड़े, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, सारे के सारे जो नोटिफिकेशन उसको पाने के लिए परफेक्शन ही चैनल के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।